हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आपका जो पार्ट 4 है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज सॉल्व किया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनियों के अंतिम खाते यूनिट 2 है, ठीक है। इसमें आपका आता है कंपनी फाइनल अकाउंट। इसमें आपका क्वेश्चन जो पूछा है, अंतिम खातों से आप क्या समझते हैं, इसके बनाने के उद्देश्य क्या है। अंतिम खातों से आशय, अंतिम खाते से क्या आशय है, अंतिम खाते से आशय व्यापारिक तथा लाभ हानि खाते व चिट्ठे से है, जो साधारणतया वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं और जो सकल लाभ अथवा शुद्ध हानि, लाभ हानि अथवा हानि एवं आर्थिक स्थिति के विषय में सूचना प्रदान करते हैं। मुख्यतः दो कारणों से इन्हें अंतिम खाते कहते हैं। प्रथम तो हिसाब किताब रखने के अंतिम उद्देश्य अर्थात व्यापार के लाभ अथवा हानि की जानकारी देना तथा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना है। द्वितीय, ये खाते वर्ष के अंत में सब खातों के बाद बनाए जाते हैं। अंतिम खाते एक व्यापक शब्द है। इसमें निम्नलिखित 3 प्रकार के विवरणों को सम्मिलित किया जाता है। पहला आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएल, तीसरा बैलेंस शीट। इसमें आता है व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। यह व्यापार का कुल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है लाभ हानि खाता, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह व्यापार की शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए, मतलब नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है चिट्ठा तुलन पत्र, बैलेंस शीट। यह संपत्ति एवं दायित्व की जानकारी हेतु बनाया जाता है। मतलब इसमें जो आपका आता है संपत्ति और दायित्व क्या करता है, बैलेंस शीट की स्थिति को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। अंतिम खाते तैयार करने के उद्देश्य। अंतिम खाते तैयार करने के मुख्य उद्देश्य 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो व्यापार का परिणाम अर्थात लाभ हानि ज्ञात करना तथा दूसरा व्यापार की आर्थिक स्थिति अर्थात व्यापार की संपत्ति, लेनदारी, व्यापार की पूंजी व दायित्व का ज्ञान करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अंतिम खातों के अंतर्गत व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक विवरण पत्र जिसे चिट्ठा बैलेंस शीट कहते हैं बनाया जाता है। व्यापारिक खाता सकल कच्चा लाभ ज्ञात करने के लिए और लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। आर्थिक व्यापार की आर्थिक स्थिति मालूम करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका आएगा दूसरा जो क्वेश्चन है, समामेलन के पूर्व लाभ निकालने की आवश्यकता पड़ती है। कब पूछा है, 2016 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2018 में, 20 में भी आ चुका है। चलिए इसमें आपको समामेलन के पूर्व के लाभ की आवश्यकता, इसमें आपका आता है समामेलन के पूर्व के लाभ की आवश्यकता निकालने की निम्नलिखित 2 विधियाँ हैं। इसमें आपका आता है पहला पूंजी संचय की राशि की जानकारी प्राप्त करना, दूसरा आता है ख्याति की गणना में सहायक। पहला आता है पूंजी संचय की गणना। यदि निम्नांकित का जोड़ सूत्रधारी कंपनी, मतलब निम्नांकित मतलब जो टेबल आगे दिया गया है उसका जोड़ सूत्रधारी कंपनी द्वारा किए हुए क्रय मूल्य से अधिक होता है तो इस अधिक की गणना पूंजी संचय की गणना कही जाती है। इसमें आपका आता है जो निम्न जोड़ था वो इस प्रकार है। पहला है क्रय किए हुए अंशों का पुस्तकीय मूल्य, दूसरा है आपका क्रय की तिथि के पहले के सहायक कंपनी के संचय में सूत्रधारी कंपनी का भाग, तीसरा है क्रय की तिथि के पूर्व सहायक कंपनी के फंड में सूत्रधारी कंपनी का भाग, चौथा है क्रय की तिथि के बाद सहायक कंपनी के लाभ में सूत्रधारी कंपनी का भाग, पांचवा है पुनर्मूल्यांकन के भाग में सूत्रधारी कंपनी का भाग। मतलब इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है क्रय किए हुए अंशों का पुस्तकीय मूल्य, मतलब बुक वैल्यू, इसका जो भी क्रय किए रहेंगे उसका बुक वैल्यू पहला रहता है। दूसरा आता है क्रय की तिथि के पहले सहायक कंपनी, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका आता है संचय में सूत्रधारी कंपनी का भाग, संचय में सूत्रधारी कंपनी का भाग, दूसरा आपका फंड में सूत्रधारी कंपनी का भाग। इसमें आएगा आपका ये पूर्व था मतलब पहले था, इसको बाद में याद करना है। बाद में आपका आता है लाभ में सूत्रधारी कंपनी का भाग, फिर पांचवा पॉइंट जो है पुनर्मूल्यांकन के भाग में सूत्रधारी कंपनी का भाग। ठीक है, इसमें
उपर्युक्त वर्णित पांचों का जोड़ यदि सूत्रधारी कंपनी द्वारा किए हुए क्रय मूल्य से अधिक होता है तो इस अधिक की पूंजी संचय कहा जाता है। इन्हीं की तुलना से पूंजी संचय की गणना की जाती है। ख्याति की गणना निम्न प्रकार से ख्याति की गणना को समझाया जा सकता है। पहला, ख्याति का इस संदर्भ से आशय। इस संदर्भ का यहाँ आशय सूत्रधारी कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी के संदर्भ से है। जब एक सूत्रधारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक शेयर, मतलब 50 से 51-52 जो भी परसेंट रहेगा, क्रय करती है तो इनके लिए जो मूल्य देती है उसकी तुलना क्रय किए गए अंशों के पुस्तकीय मूल्य तथा सहायक कंपनी के उन लाभों एवं संचयों आदि से की जाती है जो सूत्रधारी कंपनी को इस दूसरी कंपनी के अंश क्रय करने पर मिलते हैं। यदि इन क्रय किए गए अंशों के पुस्तकीय मूल्य तथा लाभ एवं संचय के भाग का जोड़ अंशों के क्रय मूल्य से कम होता है तो सूत्रधारी कंपनी को वास्तव में सामान्य मूल्य से अधिक न देना पड़ा है। इस आधिक्य को ही ख्याति कहा जाता है। यह अधिक मूल्य केवल इसलिए दिया जाता है कि सहायक कंपनी की ख्याति है या कोई ऐसी बात है जिससे भविष्य में सूत्रधारी कंपनी को अधिक लाभ आदि प्राप्त होंगे या नियंत्रण करने के लिए सुविधा होगी। नेक्स्ट इसमें आएगा ख्याति की गणना करना। ख्याति की गणना इस संदर्भ में निम्न प्रकार की जा सकती है। पहला इसमें आएगा सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी के अंशों का क्रय मूल्य। इसमें घटाना पड़ेगा आपको। पहला आपका आता है क्रय किए हुए अंशों का पुस्तकीय मूल्य। दूसरा, क्रय की तिथि के पहले सहायक कंपनी के संचय में सूत्रधारी कंपनी का भाग। तीसरा आएगा क्रय की तिथि के पहले सहायक कंपनी के फंड में सूत्रधारी कंपनी का भाग। चौथा आएगा क्रय की तिथि के पहले सहायक कंपनी के लाभ में सूत्रधारी कंपनी का भाग। पुनर्मूल्यांकन के लाभ में सूत्रधारी कंपनी का भाग। मूर्त संपत्ति एवं अमूर्त संपत्ति में अंतर पूछा है कब? 2018 में। मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति वे संपत्तियां होती हैं जिनका अस्तित्व होता है। अमूर्त संपत्तियां वे होती हैं जिन्हें छुआ देखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आता है मूर्त संपत्तियों को छुआ और देखा जा सकता है। जैसे आपका आता है मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इसमें अमूर्त संपत्ति में क्या होता है, संपत्ति को छुआ और देखा नहीं जा सकता है। जैसे गुडविल हो गया, मतलब ख्याति, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इसको हम क्या करते हैं, छुआ और देख नहीं सकते हैं। कंपनियों के एकीकरण की अवधारणा को समझाइए। 2013 में पूछा है। कंपनियों के एकीकरण की अवधारणा, जब दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर किसी नई कंपनी का रूप बनाती हैं तो इस विधि को एकीकरण कहा जाता है। एकीकरण के अंतर्गत पुरानी कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा नई कंपनी अस्तित्व में आ जाती है। एकीकरण की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। दो या दो से अधिक कंपनियों के मेल यदि निम्न तीन प्रकार में से किसी भी प्रकार से होता है तो इस मेल को एकीकरण कहा जाता है। पहला है एक साथ व्यापार करने वाली दो या दो से अधिक कंपनियों को क्रय करने के लिए एक नई कंपनी बनाना। दूसरा है एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी खरीदना। तीसरा है एकीकरण द्वारा सूत्रधारी कंपनी का निर्माण। इसमें आपका आता है जो इसका डिस्क्रिप्शन है वह इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक कंपनियां मिलती हैं और किसी नई कंपनी का निर्माण करती हैं तो इस क्रिया को एकीकरण की संज्ञा दी जाती है। एकीकरण को सम्मिश्रित भी कहा जाता है। लेखांकन प्रमाप AS14 कब पूछा है? 2013 में पूछा है, 2012 में पूछा है। लेखांकन प्रमाप 14 एकीकरण के लिए लेखांकन की विधि है। यह समस्त प्रकार की संस्थाओं 1/4/1995 से लागू होता है। इस योजना के अंतर्गत एकीकरण के लिए दो या दो से अधिक कंपनियों की आवश्यकता होती है। लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार एकीकरण को दो प्रकार से हो सकता है। पहला आपका आता है विलय की प्रकृति में एकीकरण, दूसरा क्रय की प्रकृति में एकीकरण। लेखांकन प्रमाप 14 एकीकरण के लेखांकन के लिए ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किस प्रकार किया जाता है। 2014 में पूछा है, 2015 पूछा है, 2018 में पूछा है। इसमें आपका आता है
पूर्वाधिकार अंशों का शोधन की विधियाँ, लाभों में से शोधन। दूसरा आता है नए अंशों के निर्गमन के द्वारा शोधन। तीसरा आता है आंशिक रूप से लाभों तथा आंशिक रूप से नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन, मतलब इसी का दोनों का मिक्स है ये। फिर इसके बाद आता है परिवर्तन द्वारा शोधन। एकीकृत चिट्ठा जिसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसमें आपका आता है इंग्लैंड में सूत्रधारी कंपनियों के लिए अपने सामान्य आर्थिक चिट्ठे के अतिरिक्त सूत्रधारी एवं सहायक कंपनियों का मिश्रित चिट्ठा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, परंतु भारत में सूत्रधारी कंपनियों के लिए मिश्रित चिट्ठा तैयार करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं होती। फिर भी आर्थिक स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने के लिए सूत्रधारी कंपनियों के द्वारा मिश्रित चिट्ठा तैयार किया जाता है, जिसमें अपने संपत्तियों एवं दायित्वों के लिए अतिरिक्त समस्त सहायक कंपनियों के संपत्तियों एवं दायित्वों को शामिल किया जाता है। AS 21 के अनुसार मिश्रित या समेकित वित्तीय विवरणों में निम्न को शामिल किया जाता है। पहला आता है मिश्रित या समेकित चिट्ठा, दूसरा आता है मिश्रित लाभानी विवरण, तीसरा आता है खातों के नोट्स बनाना, चौथा है मिश्रित रोकड़ प्रवाह विवरण। विलय की प्रकृति में एकीकरण से आप क्या समझते हैं? विलय की प्रकृति में एकीकरण से आशय मिश्रण या विलय की प्रकृति में एकीकरण से आशय ऐसे एकीकरण से है जो लेखांकन मानक 14 में वर्णित निम्न 5 शर्तों को पूरी करे। पहला है एकीकरण के पश्चात विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां एवं दायित्व क्रेता कंपनी की हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है एकीकरण से पूर्व यदि क्रेता कंपनी के पास विक्रेता कंपनी के समता अंश हो तो ऐसे धारित समता अंशों के अतिरिक्त अन्य समता अंशों के अंकित मूल्य में से कम 90% समता अंश क्रेता कंपनी की समता अंश बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है विक्रेता कंपनी ऐसे समस्त अंशधारियों को जो क्रेता कंपनी के अंशधारी बनने के लिए सहमत हो गए हैं को क्रेता कंपनी द्वारा क्रय प्रतिफल का भुगतान अपने समता अंशों के निर्गमन द्वारा करेगी, सिवाय इसके कि आंशिक अदत्त अंशों के लिए रोकड़ के भुगतान किया जाना चाहिए। मतलब जो भी इसका प्रतिफल है वो क्या हो जाना चाहिए? कैश के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आएगा अंश के रूप में हो सकता है या फिर कैश के रूप में हो सकता है। इसमें नेक्स्ट आएगा एकीकरण के पश्चात क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी का व्यवसाय चलाने का इरादा हो, मतलब क्रेता कंपनी का जो भी हमने एसेट्स या लायबिलिटीज खरीद लिया है उसको क्या कर सकते हैं? विक्रेता उसको व्यवसाय को चलाने का इरादा हो उसका। नेक्स्ट आपका आता है लेखांकन नीतियों में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य को छोड़कर अन्य स्थितियों में विक्रेता कंपनी की संपत्ति एवं दायित्वों के पुस्तकीय मूल्यों में क्रेता कंपनी कोई समायोजन नहीं करेगी, अर्थात विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियों दायित्व एवं संचय का क्रेता कंपनी पुस्तकीय मूल्य पर ही समेकित करने की प्रविष्टि करेगी। आंतरिक पुनर्निर्माण से आशय एवं उद्देश्य। आंतरिक पुनर्निर्माण से आशय आंतरिक पुनर्निर्माण कंपनी को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करती है। इसमें कंपनी की पूंजी में कमी किया जाता है कि कंपनी की संपत्तियां पूंजी का सही प्रतिनिधित्व कर सके। आंतरिक पुनर्निर्माण में न तो कंपनी का समापन होता है और न ही किसी नई कंपनी का निर्माण होता है। इसके द्वारा व्यवसाय का क्रय विक्रय किया जाता है। आंतरिक पुनर्निर्माण कंपनी की पूंजी में कमी करके या पुनः पूंजीकरण या फिर पुनर्गठन करके किया जाता है। इसमें आपका आता है आंतरिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य। आंतरिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य निम्न है। पहला आता है नए अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी में वृद्धि करने के लिए। दूसरा आता है अंशों का कम मूल्य के अंशों में उप विभाजन करने के लिए। नेक्स्ट आता है कंपनी चुकता अंश पूंजी को स्कंद में तथा स्कंद को अंशों में परिवर्तन करने के लिए। मतलब जो होता है कि चुकता पूंजी जो पेड अप कैपिटल होता है उसको क्या करते हैं? स्टॉक में बदल सकते हैं और स्टॉक को फिर शेयर में बदल सकते हैं। नेक्स्ट आता है चुकता पूंजी में कमी करने के लिए जो हमारा पेड अप कैपिटल होता है उसको क्या कर सकते हैं? हम डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है अदत्त पूंजी
संबंधी दायित्व को कम करने के लिए अतिरिक्त पूंजी मतलब आउटस्टैंडिंग कैपिटल जो हमारा कम रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, दायित्व को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी की गलत नीतियों के कारण निरंतर हानि होने की दशा में। कंपनी कुछ गलत नीति का निर्धारण मतलब पालन करती है तो इससे क्या होता है, उनको लॉस होता है। अल्पमत अंशधारियों के हितों को समझाइए। अल्पमत अंशधारियों के हित से आशय, जब किसी सहायक कंपनी के कुछ अंश बाहरी व्यक्तियों अर्थात सूत्रधारी कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास होता है तो उसके हित को अल्पमत अंशधारियों का हित कहा जाता है। सूत्रधारी कंपनी के आर्थिक चिट्ठे को दायित्व पक्ष में सहायक कंपनी के अल्पमत अंशधारियों के हित को दिखाया जाता है। अल्पमत अंशधारियों के हित की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। इसमें आता है पेड अप कैपिटल ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। इसमें ऐड करना होता है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी प्रॉफिट एंड रिजर्व। प्रॉफिट और जो भी रिजर्व रहेगा वो सब्सिडियरी कंपनी का क्या रहेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। इसमें इंक्रीज, ठीक है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का जो भी एसेट्स रहेगा उसमें इंक्रीज होगा तो उसको ऐड करेंगे और जो डिक्रीज होगा उसको माइनस करेंगे। इसके बाद जो प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी लॉसेस मतलब जो भी लॉसेस होगा उसको भी क्या करेंगे, हम घटाएंगे। और जो डिक्रीज होगा वैल्यू ऑफ एसेट्स सब्सिडियरी कंपनी का, ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी का जो भी एसेट्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसको हम घटाएंगे। तो इसको निकालने के बाद जो हमारा बचता है वो आता है वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। संचालन कोष से आप क्या समझते हैं? संचालन कोष से आशय, यह कोषों के स्रोत एवं उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। संचालन से लाभ कोषों के स्रोत में एवं संचालन से हानि कोषों के उपयोग में जोड़ी जाती है। इस हेतु लाभ हानि लेखा में प्रदर्शित शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि संचालन से उत्पन्न लाभ अथवा हानि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मदें भी सम्मिलित होती हैं जिसमें कार्यशील पूंजी प्रभावित नहीं होती है। इसे गैर कोष प्रभार कहते हैं, जिसे अवक्षय या मूल्यह्रास अलिखित ख्याति। इसमें आता है आपका शुद्ध लाभ में जोड़ी जाने वाली मदें, जो भी शुद्ध लाभ में जोड़ी जाएंगी मदें वो कितने हैं, 3, 2, 4 है, ठीक है। इसमें आता है पहला अवक्षय, दूसरा आता है कृत्रिम संपत्ति, मूर्त संपत्तियां, ठीक है, मूर्त संपत्ति में आता है आपका अपलिखित ख्याति, पेटेंट अधिकार, व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क। इसमें आता है प्रारंभिक व्यय, अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन पर भत्ता, स्थगित व्यय, निलंबित या उचंत लेखा जिसे बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट इसमें आता है तीसरा पॉइंट जो है स्थायी संपत्तियों के विक्रय से हानि। चौथा होता है विनियोजन संबंधी मदें। इसमें खा पॉइंट आता है शुद्ध लाभ में घटाई जाने वाली मदें। शुद्ध लाभ में जो घटाई जाती हैं मदें वो हैं अस्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ, दूसरा है अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, तीसरा है प्राप्य या फिर प्राप्त लाभांश, जो डिविडेंड होता है वो क्या हो, प्राप्त हो या फिर प्राप्य हो। अधिक आयोजन संचय आदि का पुनः अंतरण जैसे आयकर, अवक्षय, अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋण आयोजन आदि करों का वापसी। एकीकरण के उद्देश्य 2010 में पूछा है, 2017 में। इसमें आपका आता है मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का लोप, व्यापार एवं नियंत्रण करना, उत्पादन में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि। अंशों के मूल्यांकन से आशय वैल्यू ऑफ शेयर्स। अंशों के मूल्यांकन से आशय कब पूछा है, 2013 में। अंशों के मूल्यांकन का आशय इनके ऐसे मूल्य से होता है जिस पर इनका क्रय विक्रय जो क्या गया है, परचेज और सेलिंग का हस्तांतरण ट्रांसफर किया जाता है, का निर्धारण किया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, अंशों के मूल्यांकन से आशय, ठीक है, अंशों का मूल्यांकन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जिसके आधार पर अंशधारियों या अन्य किसी को अंश की स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है या फिर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंशों का मूल्यांकन कहते हैं। अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता, इसमें आपका आता है एकीकरण पर अमलगमेशन जब किया जाता है, कंपनी का एकीकरण किया जाता है तब उसकी अंशों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है अंशों के परिवर्तन पर।
तीसरा आता है कंपनी के संविलियन पर। चौथा होता है कंपनी के पुनर्निर्माण पर। पांचवा होता है निजी कंपनी के अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता। छठवां होता है अंशों की प्रतिभूति पर ऋण। अंशों के मूल्यांकन के प्रकार। अंशों के मूल्यांकन कितने प्रकार होते हैं? 7। इसमें आता है समतांश या अंकित मूल्य, पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, पुस्तकीय मूल्य बुक वैल्यू, बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू, लागत मूल्य कास्ट वैल्यू। इसमें आता है आपका 5वां पॉइंट पूंजीकृत मूल्य जिसे बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। 6 आता है आंतरिक मूल्य जिसे बोलते हैं इनएलास्टिक वैल्यू। इसमें आता है 7 पॉइंट उचित मूल्य जिसे बोलते हैं फेयर वैल्यू। इसमें आपका आता है बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू, 2018 में पूछा है और आगे भी पूछता है। यही 2 पॉइंट जो आपका आता है मेन है। इसमें आता है बाजार वैल्यू और फिर आंतरिक मूल्य। इसमें 2 ही क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आता है बाजार वैल्यू। अंश के बाजार मूल्य का आशय उस मूल्य से है जिस पर अंश का क्रय विक्रय अंश बाजार में होता है। अंश बाजार का आशय यहाँ स्कंद विपणि स्टॉक एक्सचेंज से है। आंतरिक मूल्य इनइलास्टिक वैल्यू एक निश्चित तिथि पर कंपनी की संपत्तियों के प्राप्य मूल्य में से उसी तिथि के कंपनी के बाह्य दायित्वों को घटाने के बाद जो शेष आता है उस राशि में अंशों का संख्या से भाग देकर जो राशि प्राप्त होती है वह कंपनी के अंशों का आंतरिक मूल्य माना जाता है। अंशों के मूल्यांकन की विधियां। अंशों के मूल्यांकन की कितनी विधियां होती हैं? 3। पहला होता है शुद्ध संपत्ति विधि, दूसरा होता है आय विधि, तीसरा होता है उचित मूल्य। आय विधि में आपका आता है 2 लाभांश आय आधार, दूसरा होता है इसमें अर्जित आय आधार। इसमें आएगा पहला आपका शुद्ध संपत्ति या फिर संपत्ति मूल्यांकन विधि। इसमें आपका आता है इस विधि में अंशों का मूल्यांकन 2 विधि से किया जाता है। पहला संपत्तियों एवं दायित्वों की गणना करना। इस विधि में अंशों का मूल्य निकालने के लिए जिस कंपनी के अंशों का मूल्य निकालना है इसकी समस्त संपत्तियां कृत्रिम संपत्तियां जैसे प्रारंभिक व्यय, अंशों एवं ऋणपत्रों पर बट्टा, पीएल का डेबिट बैलेंस आदि को छोड़कर के पुनर्मूल्यांकन का योग किया जाता है। इसी तरह समस्त बाह्य दायित्वों जैसे क्रेडिटर डिवेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, स्टाफ कंपनसेशन फंड, स्टाफ सेविंग फंड एक्सेट्रा का योग किया जाता है तो शुद्ध संपत्ति ज्ञात हो जाती है, मतलब नेट एसेट्स मालूम चल जाता है। फिर इस मूल्य में अंशों की संख्या से वैल्यू ऑफ पर शेयर से भाग देने पर जो हमारा आता है वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर से जो भाग देते हैं इस तो एक अंश का मूल्य निकल जाता है, मतलब वैल्यू ऑफ पर शेयर निकल जाता है। इससे अंश का आंतरिक मूल्य निकल जाता है। इसका फार्मूला जो होता है नेट एसेट्स बराबर टोटल वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएड एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। इसके बाद जो हमारा नेट एसेट्स निकल जाएगा, नेट एसेट्स के बाद निकालना पड़ता है वैल्यू ऑफ पर शेयर। वैल्यू ऑफ पर शेयर कैसे निकलता है? नेट एसेट्स बटे नंबर ऑफ शेयर। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पर मतलब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।